नमस्कार साथियों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल उज्ज्वल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। और आपको पता है जो आगामी वैकेंसी है 2025 वाली, जिसका एग्ज़ाम जुलाई 2026 में होगा, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, इस चैनल पे हम जो है अभी मैंने जो है सिलेबस करवाना शुरू किया है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया आपको कि ग्रेजुएशन के यूनिट्स जो है मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें हमने 2 यूनिट्स जो है कंप्लीट कर ली हैं ऑलमोस्ट। पहली यूनिट जो है वो पूरी हो गई है और सेकंड यूनिट के हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 3 टॉपिक और बचे हैं, इसके बाद सेकंड यूनिट जो है अपनी वो कंप्लीट हो जाएगी जेनेटिक्स वाली, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूँ आपके लिए तो जो सीबीएच की बुक आती है, यानी कि जो बीएससी में अपनी बुक्स चलती हैं, उनकी जो पीडीएफ है टॉपिक वाइज़, या फिर मैं बात करूँ यूनिट वाइज़, वो भी मैं साथ के साथ आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कराता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा आपके लिए कि आप उसमें जो है अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो सीबीएच की जो बुक है उनकी पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि यूनिट वाइज आपके लिए देखने के लिए मिल जाएंगी। ज़्यादातर यूनिट की पीडीएफ जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और वो आपको कहाँ पे मिलेगी, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है वो अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर है कि मैंने देखा कि कुछ समय से जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट हैं ये कंफ्यूज हैं कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, हमारे पास मैटर क्या होना चाहिए, आज से हम शुरू करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न मेरे सामने आए हैं, वो सारे प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं, उनके जवाब मैं एक एक करके आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करें, वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। आज का जो वीडियो है बना वो प्रॉपर स्ट्रेटजी के ऊपर रहने वाला है कि किस तरीके से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, जिससे आप भी अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें, ठीक है। देखिए, आज की वीडियो में जो मेन टॉपिक है हमारे, या फिर मैं क्वेश्चंस की बात करूं कि जो मेन क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं वो कौन से हैं, उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि सर अभी हम शुरू करें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या हमारा नेक्स्ट वैकेंसी में। फिर है कि सर हमने ठान लिया तो हम शुरुआत किस प्रकार से कर सकते हैं, हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यदि हम देखा है कि कोचिंग लेनी चाहिए तो उसको ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन लें, कौन सी कोचिंग हमें लेनी चाहिए, कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा। फिर क्वेश्चन आया कि सर मैटर का सिलेक्शन हम किस प्रकार से करें, हमने सारी चीज़ डिसाइड कर ली लेकिन हम मैटर को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैटर भी आपको बताया जाएगा। फिर एक अगला आया कि सर हमने ऑनलाइन कोचिंग ले ली, उसके साथ हम रिवीजन को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताया जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो भी आप पूछोगे इसके कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी अगले क्वेश्चन की रिवीजन जवाब में मैं बना दूंगा रिप्लाई में, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करें, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपकी होने वाली है कि अभी यदि हम शुरू करें, आज की मैं बात करूँ जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन 18 नवंबर है, ठीक है। 18 नवंबर 2025 की डेट है, और यदि मैं आपसे बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो जुलाई के अंदर यदि मैं इसको काट दूँ और यहाँ से नवंबर काट दूँ तो हमारे पास टोटल 8 महीने बचने वाले हैं, ठीक है। आप काउंट करेंगे तो दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। जुलाई को भी आप मान लेंगे तो आपके पास 7 से 8 महीने जो है अपना टाइम प्रॉपर रहने वाला है, ठीक है। अब इसको आपको इसमें किस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता दूँ कि यदि आप अभी से शुरू करेंगे तो 8 महीने का टाइम, ठीक है, 8 महीने का टाइम आपके लिए सफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त समय है, आप आसानी से सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जो अपना अध्ययन है वो नियमित करना पड़ेगा, यानी कि कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपना जो शेड्यूल है, पढ़ाई का शेड्यूल है वो नियमित बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी पढ़ाई में नियमितता लानी पड़ेगी। दूसरा, आपकी जो रणनीति है, जो आपकी स्ट्रेटजी है जिसकी हम अभी आगे बात करने वाले हैं, वो आपकी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, ठीक है। साथ के साथ आपको जो टाइम है, ठीक है, वो एज़ कम्पेयर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा देना पड़ेगा। अपने आप को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगला, साथ के साथ आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा। ये कुछ शर्तें हैं जो कि आप फ़ॉलो करते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाने वाला है, ठीक है। जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे ज़्यादा है, वो है आपकी नियमितता, और दूसरी है रणनीति। बिल्कुल सटीक रणनीति आपके पास होनी चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, यानी कि यदि आप नवंबर से 20 नवंबर, 25 नवंबर या 1 दिसंबर से भी आप शुरू करते हैं, तो आपका जुलाई में सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं 100%। 8 महीने का जो सिलेबस है, ये 8 महीने का जो टाइम है, उसमें कंप्लीट सिलेबस हो सकता है, रिवीजन भी हो सकता है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बशर्ते कि आप इन सारी शर्तों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं कि शुरुआत किस प्रकार से करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यदि अभी भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि आप सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड किसकी प्रिपरेशन करें,
तो आपको पहले ये वीडियो देखने से पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप यदि सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को आगे आप देखें। यदि आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मैं सेकंड की भी करूँगा, साथ ही साथ थर्ड ग्रेड की करूँगा, तो मेरी आपको सलाह है, यदि आप अभी यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये वीडियो देखना बिल्कुल आप बंद कर सकते हैं, ठीक है? आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि जब तक आप अपना गोल डिसाइड नहीं करेंगे, 100% अपना माइंड में क्लियर नहीं होंगे कि मुझे आखिर प्रिपरेशन करनी किसकी है, तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएँ उतनी जल्दी आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है? तो आपने जब ठान लिया है कि मुझे केवल और केवल सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जब फ़ोन आते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसमें बच्चे क्लियरली ये बोलते हैं कि सर मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसा जब वो बोलते हैं तो मुझे सुन के बड़ी खुशी होती है उनकी, कि कोई बच्चा अपने दिमाग में यदि उसने ये चीज़ सोच ली है, ठान लिया है, तो उसने आधी जंग तो यहीं पे जीत ली है, कि उसने अपना गोल तो सेट किया कम से कम कि उसे करना क्या है, ठीक है? तो आप यदि प्रॉपर सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको शुरुआत करनी किस तरीके से। तो सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है? कि आपके पास सबसे पहले शुरू सिलेबस होना चाहिए उसका। अब सिलेबस आप अपने हाथ से लिखेंगे तो दी बेस्ट रहेगा, बाकी आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं, ठीक है? फिर सिलेबस निकालने के बाद आप उसका विभाजन कर लें, ठीक है? विभाजन कर लेंगे तो उसको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि कौन-सा टॉपिक मेरे सिलेबस में है और कौन-सा टॉपिक सिलेबस में नहीं है। क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे, पढ़ने बैठेंगे, तो आप कोई भी ऐसी अनर्गल चीज़ नहीं पढ़ लें, कोई भी ऐसी गलत चीज़ ना पढ़ लें जो आपके सिलेबस में हो ही नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले जो टॉपिक है उसमें बताया कि 8 महीने का हमारे पास समय है, जो कि बहुत कम टाइम है। इसमें हमें इतनी स्मार्ट स्टडी करनी है, इतनी सटीक रणनीति के साथ जो है स्टडी करनी है कि हमें किसी भी प्रकार की रिस्क लेनी ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि हमारे पास प्लान बी है नहीं, हम केवल एक ही प्लान पे काम कर रहे हैं और वो प्लान है प्लान ए, और जो है केवल और केवल सेकंड ग्रेड में अपने को सिलेक्शन लेना है, बात खत्म। ठीक है? तो आप जब भी पढ़ने बैठेंगे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मेरे सिलेबस में है और कौन सी चीज़ मेरे सिलेबस में नहीं है। केवल मैं वही पढ़ूँगा जो मेरे सिलेबस में है, इसके अलावा फालतू की चीज़ मुझे पढ़नी ही नहीं है। तो पहले आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, दूसरा आपने उसका विभाजन कर लिया, इसके बाद आपको जो सही मैटर है उसका चयन करना है, यानी आपके पास पढ़ने की सामग्री होनी चाहिए। ठीक है? वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई की जो सामग्री है उसको चूज़ करना है। फिर अगली हम बात करेंगे कि आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। जब एक बार सामग्री का आप चयन कर लें, तो उसके अलावा आपको भटकना नहीं है। आपको कई तरह के लोग मिलेंगे जो अलग-अलग सलाह देंगे कि भाई थर्ड ग्रेड में की भी तू प्रिपरेशन कर सकता है, तू बीडीओ की भी प्रिपरेशन कर सकता है, तू आरएस की भी तैयारी कर सकता है, तू एलडीसी की भी तैयारी कर सकता है। यदि आप इन पचड़ों में पड़ गए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल आप भूल जाइए, सेकंड ग्रेड में बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? ये बुरा लग सकता है आपको, कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सत्य बात है। तो किसी भी प्रकार से आपको भटकना नहीं है, सारी चीज़ों को साइड करके केवल आपको एक ही चीज़ पे फोकस रखना है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की वैकेंसी में ही मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है? मैटर का चयन कर लिया, इसके बाद आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने जो अपने आप को एक समय सीमा में बाँध देना है, ठीक है? एक समय सीमा आपको तय कर लेनी है। समय सीमा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? समय सीमा आपको तय करनी है पढ़ने की, ठीक है? कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है? कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे मुझे रिवीज़न या फिर अभ्यास के लिए देने हैं, और कितना घंटा मुझे टेस्ट के लिए देना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से ही सेट होनी चाहिए। दूसरा, आपको जो दिन हैं, यानी आप यदि दिनों की काउंटिंग करेंगे कि आपको कितने दिन देने हैं अपने आप को, तो मैंने आपको बताया कि 8 महीने आपके पास बचे हुए हैं। यदि इसको 30 से काउंट करेंगे तो 240 दिन आपके सामने आते हैं निकल के, ठीक है? फिर भी यदि मैं इसको मोटा-मोटी ले लूँ तो आपको 200 दिन का टारगेट सेट करना है, कि 200 दिन आपको किसी भी प्रकार से अडिग रहना है अपने चीज़ों पर, ठीक है? अडिग रहना है यानी कि हिलना-डुलना नहीं है। हिलने-डुलने से मेरा मतलब क्या है कि ना तो आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे, ना ही अपनी पढ़ाई का जो नियमितता है उसको तोड़ेंगे, ठीक है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप एक पेज पे लिख लें, ठीक है? मैं जब पढ़ता था उस समय मैं क्या करता था, जो मेरे पास व्हाइट बोर्ड था उसके ऊपर मैं दिन काउंट कर लेता था। जैसे मान चलिए मैंने अपने आप को टारगेट दिया 90 डेज़ का, तो उसमें मैंने 90 डेज़ सबसे पहले लिख दिया। फिर नेक्स्ट डे में जब अपने रूम में एंट्री की, तो मुझे पता है 90वाँ दिन निकल गया, अब उसको मिटा के मैंने 89 कर दिया, फिर इसको 88 कर दिया। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपके पास, तो आप एक कॉपी लेके उसमें भी ये सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो 200 दिन का टारगेट आप अपने लिए सेट करिए, जो 40 दिन है वो आपके लिए बोनस का काम करेंगे। तो पहले 200 दिन आपको जो अपनी रणनीति है, जो भी आप बनाओगे, उसको बिल्कुल कंटिन्यूटी यानी कि नियमितता के साथ 200 दिन मतलब 200 दिन आपको अपने आप के लिए देने हैं। ध्यान रखना, किसके लिए देने हैं? अपने आप के लिए देने हैं, दूसरे किसी को भी इस चीज़ में शामिल नहीं करना है और किसी से कोई बात भी नहीं करनी है। 200 दिन के लिए आप बिल्कुल पैक हो जाइए किसी भी रूम के अंदर, अपने आप को सेपरेट कर लीजिए 200 दिन के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के साथ आप एक बार के लिए क्या कर सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं।
ठीक है? तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस निकाल देना है प्रिंट आउट या फिर हाथ से लिख लेना है, उसका विभाजन कर लेना है। विभाजन से मेरा मतलब है कि आप राजस्थान को अलग कर लें, इंडिया को अलग कर लें, करंट को अलग कर लें और जो अपनी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसको आप अलग कर लें। ठीक है? फिर आपने अलग कर लिया, फिर आपको मैटर का चयन कर लेना है कि मुझे कौन-सी सब्जेक्ट का कौन-सा पोर्शन की कौन-सी बुक पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, किसके पढ़ने हैं, वो आगे मैं बता दूँगा आपके लिए। फिर आपको अगली चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी दूसरी वैकेंसी आएँगी अभी बहुत सारी, उसमें आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है, केवल अपने आप को फिक्स कर लेना है। दूसरा, आपको समय सीमा में बाँध लेना है, तय कर लेने हैं कि मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे अभ्यास करना है, कौन से टेस्ट कब देने हैं। फिर 200 दिन का टाइम आपको सेट कर लेना है, जिसमें आपको बिल्कुल अडिग रहना है, हिलना-डुलना नहीं है। 200 दिन बिल्कुल पैक कर लीजिए अपने आप को, आप और अपनी पढ़ाई होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि साहब हम कोचिंग लें या फिर सेल्फ स्टडी करें। तो देखिए, दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम 2 तरह के स्टूडेंटों को पहले बाँटेंगे। कुछ ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट के भी कॉल आए थे जो बिल्कुल फ्रेशर थे, और कुछ ऐसे हैं जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले कभी प्रिपरेशन की है, जिन्होंने पहले कोई और एग्ज़ाम दे रखा है या फिर पहले वाले आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम दे रखे हैं, ठीक है? जो फ्रेशर हैं, उनके लिए तो मेरा कहना यही होगा कि आप कोचिंग ले लें। यानी इन लोगों को कोचिंग जो है वो लेनी चाहिए ही चाहिए, 100% है, ठीक है? 100% मैं इनको सलाह दूँगा कि एक बार के लिए आप कोई भी कोचिंग ले सकते हैं। अब आगे मैं बात करूँगा कि आपको ऑनलाइन लेनी है या फिर ऑफलाइन लेनी है, ठीक है? जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पहले ले रखी है कोचिंग, सारी चीज़ें कर रखी हैं, उनको अब मेरे हिसाब से कोचिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है? इनको क्या करना चाहिए, अब इनको केवल और केवल सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ यदि आपने एक बार कोचिंग की है और थोड़ी-सी भी ध्यान से की है, चलो आपने 100% नहीं दिया उसमें, लेकिन यदि आपने 50% भी दिया होगा तो आपके पास क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हो गई होंगी। सबसे पहले आपके पास नोट्स अवेलेबल हो गए होंगे, ठीक है? दूसरा, आपको ये पता चल गया होगा कि पेपर में आता क्या है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा इतना तो कि पेपर में आता क्या है। दूसरा, आपको जो है पेपर का लेवल का थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन-सी चीज़ें मुझे पढ़नी है, कौन-सी चीज़ें मुझे छोड़नी है। ये चीज़ आपको पहले से डिसाइड हो गई होगी। तो मेरे हिसाब से यदि आप कोचिंग करोगे तो ये बिल्कुल आपके लिए टोटली टाइम वेस्ट होगा। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, अपने जो नोट्स हैं, जो मैटर आप डिसाइड करोगे उनका रिवीज़न करना है बार-बार, और साथ के साथ आपको टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और आपको क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल संतुलित बना के रखना है। कोचिंग में बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है? चलिए, फिर भी आपको यदि ऐसा लगता है, ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर भी आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरा कोई पोर्शन वीक है, जैसे मान के चलिए पिछली बार आपने फिजिक्स को स्किप कर दिया था और इस बार आप सोच रहे हैं कि यार मुझे 2-5 यूनिट तो फिजिक्स की करनी है, तो केवल और केवल फिजिक्स का कोर्स आप परचेज करिए। या फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी बायो थोड़ी सी वीक है, या फिर मैं पहली वाली कोचिंग जहाँ से मैंने की थी उसमें बायो में अच्छे से नहीं कर पाया, तो केवल बायो का कोर्स आप लीजिए। ठीक है? ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। और जो फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कोचिंग नहीं ली है, तो उनको 100% जो है वो कोचिंग लेनी चाहिए। अब होगा क्या कि जब आप कोचिंग लेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप बने-बनाए नोट्स जो हैं, बने बनाए नोट्स मार्केट से जो अवेलेबल होते हैं उनको लेके आप सीधी क्लासेस ले सकते हैं, या फिर आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है? खुद के नोट्स। खुद के नोट्स आप बना सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, ठीक है? तो आप करेंगे मैनेजमेंट तो आपका 100% हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा आपके लिए कि टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, ठीक है? सारी चीज़ इस दुनिया में पॉसिबल हैं, बशर्ते कि हम उसको कितने उसके लिए समर्पित हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो बने-बनाए नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, कई सारी कोचिंग अवेलेबल हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, और खुद से आप बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आप फ्रेशर हैं तो 100% आपको कोचिंग लेनी है, यदि आप ओल्ड हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल सेल्फ स्टडी करनी है, मैटर आपको चूज़ कर लेना है, सामग्री का चयन आपको कर लेना है, उसको हिसाब से आपको आगे चलना है। ठीक है? चलिए, अगली क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग कौन-सी हमें लेनी चाहिए? तो देखिए, दोनों कैच कोचिंग के जो फ़ायदे हैं और नुकसान हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन-सी कोचिंग इस समय बेस्ट है और कौन से सर की कोचिंग आप ले सकते हैं। ठीक है? चलिए, देखिए, ऑनलाइन कोचिंग के सबसे पहले मैं आपको दोनों के फ़ायदे बता देता हूँ, ठीक है? ऑनलाइन कोचिंग को मैं जो है प्रेफ़र करता हूँ सबसे ज़्यादा। मेरे हिसाब से जो कोचिंग लेनी चाहिए वो ये है। मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो मैं कहूँगा कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए उसके मैं फ़ायदे बता देता हूँ कि सबसे पहले कि इसमें हम क्या है, ओपन हैं। ओपन से मेरा कहने का मतलब है कि हम जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। पहला इसका बेनिफिट ये है, जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या होगा कि जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं।
अगला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि घर से दूर नहीं रहना पड़ता हमें, घर से दूर नहीं जाना पड़ता, यानी कि घर पे रह के हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो हमें रिवीजन आसानी से हो जाता है, रिवीजन आसानी से हो जाता है, रिवीजन आसान हो जाता है हमारे लिए। तो ये जो हैं कुछ बेनिफिट्स हैं किसके, ऑफलाइन के। अब ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन के। अब मैं ऑफलाइन के कुछ बेनिफिट्स की बात करूँ, जो कि मुझे लगता नहीं है कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं भी मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी एस्पिरेंट को ऑनलाइन समझ में नहीं आता तो उसको ऑफलाइन जाना पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो मुझे इसका एक ही जो है वो फ़ायदा ये लगता है कि आप टीचर से कनेक्ट रहते हो, बस। इसके अलावा इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। मैं इसके कुछ नुकसान आपको बता देता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग का नुकसान क्या है। सबसे पहले तो घर से दूर, ठीक है, आप घर से दूर रहेंगे। दूसरा इसका डिसमेरिट जो है कि माहौल का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप जब एकांत में बैठ के पढ़ते हैं तो आप केवल आप होते हैं, आपके नोट्स होते हैं, आपके टीचर होते हैं सामने, और इसके अलावा कोई भी जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो नहीं होते, लेकिन इसमें भटकाव बहुत ज़्यादा होता है आसपास, ठीक है। आसपास आप देखते हैं कि क्लास का माहौल किस प्रकार से रहता है। अगला टीचर आता है उससे पहले जो हमारी क्लास खत्म हुई है उसके बाद, और अगला टीचर आने वाला उसके बीच में कई सारी चीज़ें हो जाती हैं क्लास में, जो कि हमारा माहौल जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। फिर कुछ लड़का लड़की भी ऐसे आते हैं जो पूरी क्लास के माहौल को बिल्कुल बिगाड़ के रख देते हैं, जिससे कि हमारा भी ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता है। ये मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि पढ़ाई ऑफलाइन कोचिंग में नहीं होती उसका, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे माहौल में भी अपने आप को संयमित रख पाते हैं और फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम 8 घंटे क्लास लेके आएंगे, 8 घंटे जब हम ऑफलाइन क्लास लेके आएंगे तो हमारे सेल्फ स्टडी के लिए उतना टाइम नहीं बच पाएगा कि हम उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी कर पाएँ, क्योंकि हम घर से दूर रह रहे हैं तो हमें खाना भी बनाना होता है, हमें कपड़े भी धोने होते हैं, हमें साफ सफाई भी करनी होती है रूम की, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैनेज करनी कुछ रह जाती हैं और हमारी पढ़ाई जो है एक साइड में रह जाती है। तो इसलिए मैं ऑफलाइन कोचिंग की कभी भी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑनलाइन मेरे हिसाब से नहीं बैठेगा तो आप ऑफलाइन को प्रीफर कर सकते हो। मुझसे यदि पूछोगे तो 10% मैं बोलूँगा कि आपको ऑफलाइन कोचिंग चलनी चाहिए, बाकी 90% मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग को ही प्रेफरेंस दें, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दी हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि आपको कौन-सी कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन की यदि मैं बात करूँ, तो यदि आप एक कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो देखिए, जो एक कोचिंग है कलाम, इसका आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो उत्कर्ष है, इसका भी आप ले सकते हो। ये तो जो है कंप्लीट पैकेज देते हैं, कलाम उत्कर्ष दोनों ही, और सारे आपको मिल जाएँगे। पेपर फर्स्ट भी मिल जाएगा, पेपर सेकंड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर भी यदि आप पर्टिकुलर की बात करेंगे कि आपको बायो कौन पढ़ा सकता है, ठीक है, तो बायोलॉजी की यदि मैं बात करूँ तो देखिए प्रथम नहाटा सर हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया प्रथम नहाटा सर, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये साइंस प्लस करके कोचिंग है आशीष सर की, वहाँ से ये पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए वहाँ से आप इनका कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री आपको लिए कौन से सर से पढ़ा सकते हैं, तो जे सर हैं, ठीक है, जिनका खुद का ऐप है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री। इसके अलावा अरुण अरोड़ा सर हैं, अरुण अरोड़ा सर, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से वो पढ़ा देंगे। इसके अलावा यदि मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स मेरे हिसाब से आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि 4 से 5 यूनिट मुझे करनी चाहिए, तो 4 से 5 यूनिट के लिए आप क्या कर सकते हैं, पंकज मिश्रा सर की जो एजुकेशन फर्स्ट है कोचिंग, वो आप ले सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक योगेंद्र मील सर हैं, योगेंद्र मील सर, इनका ऐप भी आप ले सकते हैं, 2 सर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बायो की यदि मैं बात करूँ तो बायो में मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, बायो में जो मेन प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम ये है कि ये नीट को प्रीफर करते हैं, यानी कि इनकी जो लेवल है वो नीट का है, ये ग्रेजुएशन लेवल को टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप कोचिंग भी देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ऑप्शन रख दिए। इन सर के जो आप सारे डेमो जो हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, सारे आप देख लीजिए। इसके अलावा भी कोई टीचर आपको ऐसा है पसंद आता है जो लगता है कि यार ये मुझे अच्छे से समझा सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सवाल आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो अगला मैटर आता है कि भाई सेल्फ स्टडी जो है वो यदि हम करते हैं, चूज़ करते हैं, तो हमें मैटर का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपका अगला सवाल का जवाब हम यहाँ पे दे लेते हैं। देखिए, मैं दोनों पेपर आपको एक साथ लेके बता देता हूँ। यदि आप पेपर फर्स्ट में जो है सेल्फ स्टडी के लिए मैटर कैसे चूज़ करोगे, और पेपर सेकंड के लिए आप किस प्रकार से चूज़ करोगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यदि आप मुझसे पूछोगे कि पेपर फर्स्ट के लिए क्या है, तो मैं आपको वापस बता दूँ कि यदि आप फ्रेशर हो तो आपको क्या रहेंगे, कोचिंग के नोट्स जो हैं सबसे बेस्ट रहेंगे, ठीक है। एक बार बेस बनाने के लिए आपके पास कोचिंग के नोट्स होने चाहिए। इसके अलावा यदि आप एक्सपीरियंस हो, यानी कि ओल्ड हो, आपने पहले जो है कोचिंग के नोट्स आपने पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आप कोई भी बुक ला सकते हो, ऑथेंटिक बुक्स, उनसे आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अभी इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ें, ठीक है, तो इतना समय है नहीं अपने पास। उसके एवज में आप क्या ला सकते हो, बुक्स के अलावा आप क्या ला सकते हो, कोई भी अच्छी गाइड ला सकते हो,
अब गाइड के ऑप्शंस में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप ला सकते हो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक ला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ पॉलिटी के लिए आप राहुल चौधरी सर की बुक ला सकते हो, जहाँ से ठीक ठीक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो नाथ पब्लिकेशन की बुक आप ला सकते हो, ठीक है। नाथ पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो जो गौरव ज्ञानधारा सर हैं, गौरव ज्ञानधारा वाले यानी कि जो जीजीडी वाले सर हैं, उनकी बुक्स भी आप आसानी से समझ सकते हो, ला सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ उनकी जो वन लाइनर बुक आती है उसको आप प्रीफर दें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रेफरेंस आपको कब देनी है, जब आप एक बार नोट्स पढ़ लो या फिर आप एक बार कोचिंग से अच्छी सी जो आपकी बेस है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद जो वन लाइनर बुक है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये जो है आपकी पेपर फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद यदि हम करंट की बात करें, ठीक है, करंट की यहाँ पे बात करें तो आप मासिक जो बुक आती है, ठीक है, मासिक में भी जैसे मैं आपकी बात करूँ मूमल आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, मूमल आप ला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बुक का ऑप्शन बताऊँ आपको तो फिलहाल तो करंट में जो है मूमल सबसे बढ़िया है, इसको आप ला सकते हो। इसके बाद जब अभी आप जैसे मासिक के हिसाब से पढ़ोगे और जब पेपर हमारा पास आ जाएगा उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वार्षिकांक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप हर महीने ला के मूमल की बुक पढ़ रहे हो तो जब आप वार्षिकांक पढ़ोगे तो बहुत कम पढ़ने को आपको मिलेगा, यानी कि आपको ज़्यादातर चीज़ें वो पहले से याद होंगी, तो वार्षिकांक एक आपकी तरह रिवीजन का काम करेगा। लेकिन अभी से आप ये इस भरोसे बैठोगे कि मैं बिल्कुल लास्ट में जाके वार्षिकांक पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा मैटर आपके पास हो जाएगा और उस समय आप बिल्कुल डर जाओगे एक तरीके से कैसे मैं सारी चीज़ों को कवर करूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी से आप थोड़ा सा 10-10 मिनट भी यदि इसको पढ़ोगे, आधा घंटा भी आप इसको देते हो, तो अभी से चीज़ें आपके दिमाग में सेट होने शुरू हो जाएंगी। तो वार्षिकांक जब आप पढ़ोगे तो आपको एक तरीके से वो रिवीजन का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ आपसे मनोविज्ञान की, ठीक है, कि मनोविज्ञान आप किस तरीके से कर सकते हो। तो मनोविज्ञान जो फ्रेशर है उसको तो मैं सलाह दूंगा कि उसको प्रॉपर कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है। मनोविज्ञान की तो उसको कोचिंग लेनी चाहिए 100%। अब किसी भी सर से वो कोचिंग ले सकता है जहाँ से उसको मैटर जो है अच्छा लगता है। अब यदि मैं बुक की बात करूँ तो अपनी पब्लिकेशन से की जो बुक आती है वो ले सकता है, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और जिसने पहले पढ़ रखी है, ठीक है, जिसे कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसने पहले पढ़ रखी है, वो सिखवाल पब्लिकेशन की बुक से क्या कर सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है सीधे। इसमें क्या सीटेट के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं और साथ ही साथ इसमें जो अपने रीट में या फिर जो सेकंड गेट फर्स्ट गेट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से भी आपको देखने के लिए सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो आपको क्या याद रखना है कि पी वाई क्यूज़ हम 100% निकलवा लें, ठीक है। पी वाई क्यूज़ आपको किसके निकलवा लेने हैं, सारे एग्जाम्स के पी वाई क्यूज़ निकलवा लेने हैं जिसमें कि हमारे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। यदि आप निकलवा लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलवा पाते हैं तो आप दिशा जो 2020 बुक आती है, ठीक है, दिशा 2020 बुक आती है, इसको आप 100% अपने पास रखें। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें उसमें से आप क्वेश्चंस देख लें कि पहले किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से आते थे और अभी किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, इसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इनको जरूर आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल 100% ध्यान रखना है। और ये मैंने सारी जो बुक्स हैं आपको वो बता दी कि आप किस तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ पेपर सेकंड की, ठीक है। पेपर सेकंड में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स को आप एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि यदि आप फिजिक्स को स्किप करेंगे तो आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है, आपको केमिस्ट्री और बायो वो 100% आनी चाहिए। 100% का मतलब होता है 101% कि यहाँ से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यानी कि पढ़ने तो आपको सारे ही यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि 4-5 यूनिट्स जो हैं मैं फिजिक्स की कर लूँगा, तो उसके ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। सेल्फ स्टडी यदि आप करना चाहते हो तो एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दें, ठीक है। इसके अलावा यदि आप कोचिंग लेना चाहते हो कहीं से तो मैंने आपको बता दिया, आप पंकज मिश्रा सर से पढ़ सकते हो या फिर यदि मैं बात करूँ तो जो योगेंद्र मील सर हैं उनका कोर्स लेके आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो पी वाई क्यूज़ का आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। पी वाई क्यूज़ को मैं यहाँ पे भी मेंशन करना चाहूँगा, अलग से मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि आपको पी वाई क्यूज़ बिल्कुल निकलवा के प्रिंट आउट निकलवा के उनको रख लेना है 100%, ठीक है। नहीं रख पाते हो आप तो ओम सिंह भाटी सर की बुक आती है केमिस्ट्री और बायो के लिए, ठीक है, उसमें सारे पी वाई क्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वो बुक आप परचेज कर सकते हो। चलिए फिजिक्स की बात क्लियर होगी, अब हम किसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं साथ के साथ। देखिए केमिस्ट्री में यदि मैं बात करूँ तो आपको प्रॉपर टोटली डिपेंड हो जाना है किसके ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर।
100% तो क्या 90% जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी में से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने के लिए मिल जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। लाइन टू लाइन, इवन आपको एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए होते हैं वही क्वेश्चन के फॉर्म में वहाँ पे बन के आ जाते हैं आरपीएससी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। यदि मैं इसकी प्रैक्टिस की बात करूँ, क्वेश्चन आए थे मेरे सामने कि आपको सर हम एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखिए आप जो है एलएन के मॉड्यूल्स ला सकते हो, ठीक है। एलएन के मॉड्यूल्स ला सकते हो एक्सरसाइज वाले, जिसमें एक्सरसाइज आती हैं केमिस्ट्री के, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और पीवाईक्यूज आपको सेकंड गेट के ही तो करने ही हैं, साथ ही साथ आप जो आरपीएससी कहीं से भी ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें केमिस्ट्री आती है, जैसे केमिस्ट का पेपर होता है, तो वो आप आरपीएससी की साइड से निकाल सकते हैं और वहाँ से उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो यूएसएस की बुक आती थी, यूनिवर्सल सिलेबस स्कोरर, जो कि नीट और आईआईटी वाले बच्चों के लिए आती है, वो आप ला सकते हैं केमिस्ट्री के लिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो एमटीजी एक बुक आती है, एमटीजी और फिंगर टिप्स, वो भी केमिस्ट्री के लिए आती है, जो नीट वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के लिए मैटर बता दिया मैंने। अब यदि मैं बात करूँ बायो की, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बायो की फिलहाल मैं बात करूँ तो 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको किस तरीके से तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको सबसे पहले एलन के मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। एलन के मॉड्यूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, 100% आप इनको पढ़ लीजिएगा यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। यदि आप एलन के मॉड्यूल्स नहीं ला पा रहे हैं और एनसीईआरटी आपकी समझ में आ जाती है, तो आप एनसीईआरटी को फोकस दे सकते हो। यदि आप एनसीईआरटी और एलन मॉड्यूल्स में से किसी एक को चूज करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप एलन मॉड्यूल्स पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन ही है एलन मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है, और अच्छे से आपको भाषा भी समझ में आ जाएगी इजीली, और साथ के साथ इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जिससे आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है इसमें एलन की मॉड्यूल्स पर, जिसमें आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ। फिर आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो आपको आरबीएसई की बुक को एक बार ऊपर-ऊपर से देख लेना है। जब आप एलन की मॉड्यूल्स पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप आरबीएसई की बुक देखने जाओगे, 11th-12th की आपको देखनी है, तो आपको बहुत ही हल्की-हल्की चीज़ें लगेंगी, यानी कि आपको ऊपर-ऊपर से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। फिर भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके नज़र में आ जाती है जो आपके मॉड्यूल्स में नहीं थी, तो आपको तुरंत क्या कर लेना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जो भी आप मॉड्यूल्स में पढ़ रहे थे, उसको आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। आरबीएसई की बुक आपको मिलेंगी कहाँ? तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखी है, आपको मिल जाएंगी फाइल्स के अंदर, ठीक है। नहीं मिलती हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो एलन के मॉड्यूल्स हो गए, सबसे पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है एलन के मॉड्यूल्स हो गए। एनसीईआरटी और एलन मॉड्यूल्स में से किसी एक को आप चूज कर सकते हो, फिर आपको आरबीएसई की बुक पढ़ लेनी है। अब अगली जो मेन चीज़ आती है वो आती है ग्रेजुएशन वाली यूनिट्स, ठीक है। ग्रेजुएशन वाली यूनिट्स, उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए देखिए मेरे यूट्यूब चैनल से हम जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं जो है यूनिट वाइज जो ग्रेजुएशन की जो यूनिट्स होती हैं उनको मैं करवा रहा हूँ। पहली यूनिट जो है हमने कंप्लीट कर ली है, और सेकंड यूनिट अभी हमारी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप उसमें सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो जो ग्रेजुएशन की बुक्स चलती थी सीबीएच की, उनकी मैं यूनिट वाइज पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि हिंदी में आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ से आप उन बुक्स को पढ़ के सेल्फ स्टडी करके और खुद के नोट्स जो हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को तैयार कर देना है। दोनों चीज़ों में मैं आपको वापस एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि पीवाईक्यूज़ को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। पीवाईक्यूज़ तो आपको याद होने ही चाहिए हर हाल में, दोनों ही पेपर के। किस तरीके से याद करोगे? फर्स्ट पेपर के पीवाईक्यूज़ आपको दिशा 2020 में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और सेकंड पेपर के पीवाईक्यूज़ के लिए आप एक बुक ला सकते हैं, जो कि ओम सिंह जी भाटी सर की होती है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज़ और रह जाती है पेपर सेकंड के अंदर, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, टीचिंग मेथड, ठीक है। टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ओम सिंह भाटी सर की बुक है, वो आप ला सकते हैं। और यदि आप एक बार साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो टीचिंग मेथड इतनी ज़्यादा टफ चीज़ नहीं रह जाती है। तो आपको क्या करना है, ओम सिंह भाटी सर की बुक से आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको मैटर का चुनाव करना है, और जब एक बार आप सिलेक्शन कर लें, जैसे दीनदयाल पब्लिकेशन में से या राहुल चौधरी सर, इनमें से कोई भी बुक आपने एक बार चूज़ कर ली, तो फिर उसको बार बार बदलना नहीं है, एक ही बुक को बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और यदि आप गाइड नहीं लाते हो और कोई भी बुक आपके पास नहीं है, तो आप कोचिंग के नोट से भी क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कभी भी एक बुक से, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले कभी नहीं बताई, अब आपको बता देता हूँ कि कभी भी ऐसी कोई भी बुक, एक बुक मार्केट में नहीं बनी या एक कोचिंग मार्केट में नहीं बनी जो आपका सिलेक्शन 100% श्योर करा दे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपको मल्टीपल सोर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल सोर्स यानी कि अलग अलग जगह से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान चलिए फॉर एग्जांपल, मैं मेरा एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। मैंने उत्कर्ष
कोचिंग से ऑनलाइन कोर्स लिया, ठीक है। फर्स्ट पेपर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर से उत्कर्ष से कोचिंग से मैंने लिया, ठीक है। वहाँ से मुझे जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो मेरे समझ में आ गई, सारी चीज़ें मेरी समझ में आ गई, लेकिन दो चीज़ें थी जो मेरी समझ में नहीं आई। एक तो इंडिया की पॉलिटी, यानी इसके मेरे जो बेसिक्स थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी वो मेरे समझ में आ रही थी, ठीक है, लेकिन जो मेरे बेसिक्स थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे। दूसरा जो इंडिया की ज्योग्राफी है उनके मेरे जो बेसिक्स थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, खान सर का कोर्स लिया, ठीक है। खान सर आपको पता होगा यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, उनका मैंने कोर्स लिया। 200 रुपये में पर सब्जेक्ट का उनका कोर्स मिल जाता है, वो मैंने परचेज़ किया था। और वहाँ से पहले मैंने इनके बेसिक्स क्लियर किए। और जब मेरे बेसिक्स एक बार क्लियर हो गए तो मैंने वापस अपने नोट्स का रिवीजन कर लिया, तो मेरी सारी चीज़ें जो है दिमाग में आत्मसात हो गई। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, मतलब जो एक मैं आपको बताऊं कि ईंट से ईंट जोड़ के आपको दीवार बनानी पड़ेगी। ऐसा कभी भी ना सोचें कि आपकी सीधी दीवार बन के तैयार हो जाएगी, नहीं। आपको ज्योग्राफी यदि समझ में नहीं आ रही तो आपको पर्टिकुलर ज्योग्राफी कहीं और से पढ़नी पड़ेगी। यदि आपको पॉलिटी किसी एक कोचिंग से समझ में नहीं आ रही तो दूसरी कोचिंग में स्विच होना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको मैं बात करूँ कि साइकोलॉजी कहीं से समझ में नहीं आ रही तो किसी और से आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपको खुद को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। आप कल को कलाम के नोट्स लेके आ गए, ठीक है, वो आपने पढ़ना शुरू किया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो फिर उन नोट्स का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने आप को भी दिमाग लगाइए, अपने आप को उस चीज़ में झोंकिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मेरे काम की है, कौन सी चीज़ मेरे काम की नहीं है। जो चीज़ आपको पहले से आती है उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। उसके आप सीधे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो चीज़ आपको नहीं आती केवल उसको आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको खुद को भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। किसी के ऊपर भी आप 100% डिपेंड मत रहिए। मैं भी अपनी सलाह देना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भी और मेरी बातों को भी आप 100% मत मानिए। कुछ डिसीजन आपको खुद को लेने पड़ेंगे, ठीक है। वो आप लेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर भी आपको अपने डिसीजन पे विश्वास नहीं होता है कि सर मैंने ऐसा सोचा है, मैं इस पे क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह होगी, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर जो है पब्लिकली दे रखे हैं, आप जब चाहें जब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल भले ही मैं आपसे नहीं कर पाऊँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज या रिप्लाई मैं आपका 100% देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे छोटी सी बतानी थी कि आपको मल्टीपल सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एक सोर्स से, किसी भी एक बुक से, किसी भी एक गाइड से, किसी भी एक कोचिंग के नोट से, किसी भी एक टीचर से पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी बता दिया, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको मैटर बता दिया है सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि दोनों पेपर एक साथ कैसे मैनेज करें, यानी टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखिए, अभी आपके पास मैंने बताया कि 8 महीने का समय है, ठीक है। और 8 महीने आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे खुद को देने पड़ेंगे। पढ़ाई पढ़ाई में 8 से 10 घंटे, बाकी के सारे काम आप खुद से कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, ये आपको खुद को डिसाइड करना है, ठीक है। खुद को डिसाइड करना इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पेपर फर्स्ट की यहाँ पे मैं बात कर लूँ और पेपर सेकंड की मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ठीक है। यदि मैं 100% मान लेता हूँ पूरे 8 से 10 घंटे के टाइम को, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि दोनों ही पेपर आपके बहुत अच्छे एवरेज हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को 50-50% टाइम देना पड़ेगा। यदि मान के चलिए आपने कभी नीट वगैरह की तैयारी करी है, आपको पेपर सेकंड बहुत अच्छे से आता है। जैसे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उसने बोला कि सर मेरी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मुझे बायो भी अच्छे से आती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन मैं जीके मैंने कभी नहीं पढ़ी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे अपना 60 टू 70% टाइम वो पेपर फर्स्ट को देना पड़ेगा, और 30% टाइम उसको अपना जीके को देना पड़ेगा, सॉरी पेपर सेकंड को देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको खुद को ये चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको एक रफली आइडिया बता देता हूँ कि आप मॉर्निंग की जो शिफ्ट है उसमें क्या करिए, पेपर फर्स्ट को आप पढ़ सकते हैं, और जो इवनिंग और नाइट की शिफ्ट होती है उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना जो पेपर सेकंड है उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक रफली जो टाइम टेबल है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान चलिए अभी सर्दियों का थोड़ा टाइम है, तो आपने 7 बजे से लेके 11 बजे तक फर्स्ट स्लॉट लगा लिया, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, पेपर फर्स्ट को यानी जीके को पढ़ लिया। फिर 11 से लेके 12-1 बजे तक आपने अपना लंच वगैरह कर लिया। 2 बजे तक आपने क्या कर लिया, रेस्ट कर लिया, ठीक है। 2 बजे से लेके आप 5 बजे तक पढ़ने बैठे, इसमें आपकी सेकंड शिफ्ट लगी। और सेकंड शिफ्ट में आपने क्या किया, अपनी सब्जेक्ट की कोई एक सब्जेक्ट तैयार कर ली। मान चलिए आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लिख देता हूँ, आपने केमिस्ट्री पढ़ ली। फिर 5 से 6 आपने फिर रेस्ट ले लिया, और 6 से लेके मान के चलिए 8 बजे तक आपने क्या किया, अपनी थर्ड शिफ्ट लगाई, तीसरा स्लॉट बनाया। तीसरे स्लॉट में मान के चलिए आपने क्या पढ़ा, अपनी सब्जेक्ट को वापस पढ़ाई की, ठीक है। सब्जेक्ट में मान के चलिए मैं एक छोटा सा स्लॉट बनाता हूँ, बायो आपने पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद 8 से 9 बजे तक आप अपना खाना खा लीजिए। 9 से लेके 11 या 11:30 या 12 बजे तक जो भी आपको टाइम मिलता है, जितना भी आपको टाइम मिलता है उसमें भी आपको क्या देनी है, सब्जेक्ट देनी है। अब ये तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया। अब इसमें आपको खुद को टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, 7 से 4, 4 घंटे आपने यहाँ दे दिए, 3 घंटे आपने यहाँ दे दिए, 2 घंटे आपने यहाँ दे दिए, और 2 घंटे या 2.5 घंटे आपने यहाँ दे दिया। अब जोड़ लीजिए, 7 4 11 घंटे आप यहाँ पे पढ़ाई को दे चुके हो, ठीक है। अब 11 घंटे में से यदि आप क्वालिटी के 9 घंटे निकाल देते हो, 8 घंटे भी निकाल देते हो, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पे,
ठीक है। लेकिन ये 8 घंटे आपको डेली करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ये 8 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे, 200 दिन देने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हो। 101% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, कि 200 दिन यदि आप नियमित रूप से 8 घंटे पढ़ लिए तो कोई भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपको सिलेक्शन रोक जाए। मेरी गारंटी है। आप इसी चैनल पे आके कमेंट कर देना, अगर आप मेरी ये बात मानेंगे तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। ये तो छोटा सा सेकंड ईयर का पेपर है, किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता यदि आप इस टाइम टेबल को इस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल सेट करते हैं तो, ठीक है। तो आप अपना टाइम टेबल खुद से बनाइए, क्योंकि मेरा टाइम टेबल आइडियल है, वो मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करिए, क्योंकि आप आगे आने भविष्य में आने वाले टीचर आप होने वाले हैं, ठीक है। तो टीचर को कई सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, पेपर खुद को बनाना पड़ता है, बच्चों को टेस्ट किस प्रकार से लेना है खुद बनाना पड़ता है, और पाठ योजना वगैरह चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बनाएंगे तो ये पहले से प्रैक्टिस करके रखिए, ठीक है। किसी पे 100% डिपेंड मत होइए, मुझ पर डिपेंड मत होइए, मेरे जैसे किसी भी टीचर पर डिपेंड मत होइए, आप डिपेंड होइए केवल खुद पर। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट खुद से करना है। हल्का सा आइडिया, रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया, इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मेरी तरफ से मैं आपके लिए क्या हेल्प कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया, वापस आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए कि जो 11th-12th है वो पोर्शन तो हर कोई करवा रहा है, ठीक है। 11th-12th का पोर्शन आपको हर कोई करवा रहा है, आप कोचिंग से भी कर सकते हैं, कोचिंग के नोट्स भी आप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी आपको कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है देखिए ग्रेजुएशन वाले पोर्शन की। तो फिजिक्स में तो ग्रेजुएशन को आप स्किप भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन पोर्शन की कुछ ज़्यादा यूनिट्स हैं नहीं, ठीक है। ज़्यादातर जो यूनिट्स हैं वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल ऊपर है, वो कोचिंग वाले करवा रहे हैं 100%। लेकिन प्रॉब्लम आती है बायो की। अभी एक बच्चे की प्रॉब्लम आई मेरे सामने, एक बच्चे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उसने बताया कि सर हम जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे जितने भी कोर्स हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे टच नहीं करके चल रहे हैं हमारे मैटर को, वो केवल नीट लेवल लेके जा रहे हैं। यानी नीट लेवल का, यानी 11th-12th तो बहुत डीपली ले जा रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की जो चीज़ें हैं उन पोर्शन को वो टच नहीं कर पा रहे। तो इस समस्या को समझते हुए, ऐसे पहले भी मेरा विचार था कि ग्रेजुएशन वाला पोर्शन ऐसा करता हूँ, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या खुद किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैटर आप देख सकते हैं, पहली यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया, दूसरी यूनिट के 2 वीडियोस मैंने कंप्लीट करके 2 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, तो डेमो आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। और यूट्यूब पे है, किसी भी प्रकार का ऐप या कोई भी क्लासेस हमारी नहीं आपको देखने के लिए मिलेगी, तो यूट्यूब पे है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि चलिए मेरी क्लासेस जो है मैं रेगुलर नहीं ले पाता, ठीक है, रेगुलर नहीं ले पाता, कभी मैं वीक में 2 क्लासेस भी दे सकता हूँ, कभी मैं वीक में 1 क्लास भी दे पाता हूँ, कभी मैं वीक में 1 भी नहीं दे पाता, ठीक है। तो मेरी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर नहीं आ पाती, इसके लिए मैं सॉरी हूँ सबके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है कि उनको आप मैटर दे दीजिए, वो खुद से नोट्स बना सकते हैं। तो इस समस्या को मैंने समझा, समझने के बाद मैंने क्या किया कि मैं जो सीबीएच की बुक है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन की बुक है उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप जो यूनिट पढ़ रहे हो उस यूनिट का आप मैटर ग्रेजुएशन से देख लें, खुद के नोट्स जो है वो प्रिपरेशन कर लें। रही बात रेगुलर क्लासेस की, तो जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको रेगुलरली जो चीज़ें हैं समझाने की कोशिश करता रहूँगा। आप एक बार नोट्स बना के अपने तैयार कर लीजिए, फिर उस चीज़ को समझाने की गारंटी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, कि आपको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझा दूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करा दूँगा कि ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन्स हैं वो किस प्रकार से बनते हैं पेपर के। तो मेरी तरफ से ये हेल्प आपके लिए रहेगी, और टोटली ये चीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रखने वाला हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आगे जो है पीवाईक्यूज़ की जो प्रैक्टिस है वो भी हम फ्री कराएँगे, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो भी आपको फ्री मिलेगी, और क्लासेस जो हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी चैनल पे। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। आपको पता होगा कि 6000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट टारगेट हमारा 10,000 सब्सक्राइबर का है, जो कि बहुत जल्दी अचीव होने के चांसेस लग रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपकी मैं यही मदद कर सकता हूँ कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ, जिसमें से आप खुद सेल्फ स्टडी से चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब मैंने यहाँ पे देने की, डीपली देने की कोशिश करी है। फिर भी आपका कोई सवाल ऐसा पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका जवाब आपको यहाँ पे नहीं मिला है, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ये कमेंट करूँगा तो शायद मेरे जो सवाल है वो पब्लिकली हो जाएगा, नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो जवाब है क्वेश्चन से वो 100% देखने के लिए मिल जाएगा, और आपको मैं बात करके सारे जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये हेल्प हो सकती है। आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करिए, मातृभाषा से प्यार करिए। जय हिंद।